स्वागत है न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन की शुरुआत में हम सीधा रुख कर लेंगे मणिपुर के इंफाल, जहां पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मणिपुर में एमएसएमई सेक्टर को रिवाइव करेगी और हमारा फोकस जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं, जो देश को और मणिपुर को रोजगार देते हैं, उनकी रक्षा और उनको सरकार की पूरी सपोर्ट देने का काम करेगी। यहां मैंने हॉर्टिकल्चर की बात की, मगर हमारी सरकार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और टूरिज्म पे फोकस करेगी। फूड पार्क लगाकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे फोकस कर मणिपुर के किसान सीधा जो उगाते हैं, सीधा वो फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स में जाकर बेच पाएंगे और उनको डायरेक्ट जेब में पैसा मिलेगा। You saw what the Prime Minister did during COVID. The whole world was suffering from this virus. On numerous occasions in Parliament, I told the government that COVID is going to devastate India. We need to take action. We need to prepare ourselves against COVID. I was ridiculed by the BJP, by the government. And the Prime Minister, his solution, his fascinating solution to the problem of COVID, तो इंफाल से राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जो कि कोविड के मामले पर केंद्र सरकार को घेर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है, अगर सरकार आती है कांग्रेस की, तो इंफाल में, मणिपुर में क्या कुछ किया जाएगा किसानों के लिए और एमएसएमई सेक्टर के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। ऋषि अग्रवाल सीबीआई मुख्यालय पहुंचे हैं। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 22,000 करोड़ के बैंकिंग फ्रॉड का आरोप है। एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों से धोखाधड़ी की। ऋषि अग्रवाल से पहले भी सीबीआई ने घंटों पूछताछ की है और एक बार फिर ऋषि अग्रवाल जो है सीबीआई के दफ्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें, ये धोखाधड़ी का मामला है, बैंकों से धोखाधड़ी का। एबीजी कंपनी ने करीब 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है। 28 बैंकों के से पैसे लिए गए थे और 22,000 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड का आरोप दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेंगे गौरव मिश्रा का, मेरे सहयोगी जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। गौरव, ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है, 22,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। सीबीआई दफ्तर के अंदर गए हुए कितनी देर अभी हुई है ऋषि अग्रवाल को? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूं और लगातार जो है पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो ऋषि अग्रवाल के साथ की जा रही है। हालांकि इस बैंकिंग घोटाले की बात करें तो अपने आप में देश का ये सबसे बड़ा घोटाला है वो कहा जा रहा है। खास करके अगर हम बात करें, ये पूरा मसला जब सामने आया, 28 बैंकों से तकरीबन 22 से 23,000 करोड़ रुपए जो हैं वो क्या कहते हैं, जो एसीबी के चीफ पूर्व चेयरमैन है ऋषि अग्रवाल, उन्होंने लिए थे। और कहा यह जा रहा है कि जब ये पैसे बैंकों से लिए गए थे तो उस समय इन्होंने अपनी जो कंपनी थी, जो कि ये सिप बनाने का पूरा काम करती है, उस कंपनी को फायदे में दिखाया गया था। हालांकि गुजरात के सूरत की बात करें तो वहां पर ये जो पूरी जो कंपनी है वो वहां से संचालित होती है। सन 1995 से ये पूरी कंपनी जो है चलाई जा रही है और 28 बैंकों से, अलग अलग बैंकों से अलग अलग जो राशि थी पैसों की, वो धनराशियां ली गई। लेकिन उन पैसों को उन बैंकों
बैंकों को लौटाने के बजाय उन पैसों का इस्तेमाल अग्रवाल ने अलग अलग कार्यों में किए। हालांकि आज अगर बात करें सीबीआई हेडक्वार्टर तकरीबन 10:30 बजे वो अपने एडवोकेट के साथ पहुंचे और अंदर लगातार जो है उनसे क्वेश्चनिंग जो है वो की जा रही है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में 7 फरवरी को सीबीआई ने इनके खिलाफ जो कंप्लेंट है, जो एफआईआर है वो दर्ज किया था और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और आज देखिए इस पूरे मामले में, क्योंकि 22,000 करोड़ का जो पूरा ये मामला है अपने आप में सबसे बड़ा मामला, इससे पहले नीरव मोदी की अगर बात करें, विजय माल्या की बात करें, तो वो भी बैंकिंग फ्रॉड के मामले में लगातार देश के बाहर भागे भागे फिर रहे हैं। उनके खिलाफ भी इस तरीके के जो मामले हैं चल रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है, यह मामला काफी अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 28 बैंकों के नाम शामिल हैं। और आप सोचिए कि जो इतने बड़े पैमाने पर पूरा ये घोटाला हुआ है जिसमें लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, बताया जा रहा है 100 से 125 से ज्यादा जो सवाल हैं वो सीबीआई ने तैयार कर रखे हैं। और देखिए अभी 3 घंटे तो हो चुके हैं उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंचे हुए। जिस तरह से आपने बताया 10:30 बजे वो अंदर गए थे, अब 1:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मैं ये समझना चाहती हूं कि एक आम आदमी के लिए किसी एक बैंक से पैसा लेना और अगर उसकी एक किश्त में देरी हो जाए तो बैंक वाले फोन भी करते हैं, नोटिस भी भेजते हैं, तगादे किए जाते हैं, उस इंसान का जीना मुहाल हो जाता है। अगर लेट भी हो जाए, अगर कोई इंस्टॉलमेंट स्किप हो जाए तो फिर क्या ही कहने। आखिर ये जो करोड़पति अरबपति हैं हमारे देश के, ये 28 बैंकों को कैसे चूना लगा लेते हैं? देखिए यही सवाल इस वक्त देश की हर आम व्यक्ति के जहन में निकल करके सामने आ रहा है और कानून जो है वो सभी के लिए एक होते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर हम देखें इस तरीके के जो सवाल हैं वो सवाल आम हो चले हैं क्योंकि इस पूरे घोटाले के सामने आने के बाद से ये सवाल हर व्यक्ति पूछ रहा है, भारत का रहने वाला, कि अगर उसकी एक जो बैंक की किस्त है वो लेट हो जाती है तो उसके ऊपर जो ब्याज है बैंक अतिरिक्त कर के साथ वो उसकी वसूली करता है। यहां पर भी इस पूरे केस में अगर देखा जाए 22,000 करोड़ का जो पूरा ये घोटाला निकल करके सामने आया है, इसमें सीबीआई उन सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है कि ये जो पैसे हैं वो किस तरीके से लिए गए थे। हालांकि देखिए इस शिपयार्ड कंपनी की मैं बात करूं, काफी पुरानी ये कंपनी है और तकरीबन 165 जो शिप है, अब तक ये कंपनी अलग अलग शिप बना चुकी है। खास करके अगर बात करें गुजरात के सूरत से जब इसकी शुरुआत की गई थी तो शुरुआती दिनों में ये कंपनी काफी फायदे में थी और उसी के बिहाफ पे, उसी के गुड फेथ पे इसने बैंकों से जो लोन है वो उठाया था। और जब इसको बैंकों से लोन मिला उस पैसे का इस्तेमाल इन्होंने उन बैंकों को लौटाने के बजाय अन्य किस जगह पर किया है, फिलहाल इसकी भी जो जांच है वो यहां पर की जाएगी। सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर लगातार जो सवालों की बौछार है वो की जा रही है और देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 22,000 करोड़ रुपए की जो राशि जिन बैंकों से ली गई है, जो 28 बैंक इसमें शामिल हैं, वो साफ तौर पे इस बात को भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से लगातार इस कंपनी के पीछे पड़े हुए कि जो पैसे उठाए गए, जो पैसे उनसे लिए गए, वो पैसे कहां इस्तेमाल किए गए, वो पैसे फर्म को दोबारा बैंक को वापस क्यों नहीं किए गए। यही मैं आगे जानना चाहती थी कि आखिर क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां इस पैसे को इन्वेस्ट किया गया है, अगर शिपयार्ड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। आप का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए गौरव। फिलहाल एक अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और अब हिजाब विवाद की बात कर लेते हैं। आज हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 5 छात्राओं की नई याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करेगा। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक पोशाक पहनने की को जो है चुनौती दी गई है। कर्नाटक सीएम ने कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने को कहा है। स्कूलों में हिजाब प्रतिबंध पर बड़ा फैसला आज कोर्ट दे सकता है। तो आज एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है। कर्नाटक सीएम ने कोर्ट के अंतरिम आदेश मानने की सभी को जो है सुझाव दिया है कि जो भी अंतरिम आदेश आएंगे उसका सभी लोग पालन करें। धार्मिक पोशाक पहनने को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ है। जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें धार्मिक पोशाक पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, इसको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। हिजाब विवाद की हम बात कर रहे हैं जिस पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और लगातार ये मामला बढ़ता चला गया जिसके बाद आज विशेष अदालत में फैसला आने की उम्मीद है। और अब बात चुनाव की कर लेते हैं। चौथे चरण के चुनाव से पहले ओवैसी का बीजेपी पर हमला। बड़ी खबर है, हिजाब विवाद पर बोले ओवैसी, मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी बढ़ाऊंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं, मेरी बेटी हिजाब पहनेगी। ओवैसी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया वीडियो।
तो चौथे चरण के मतदान से पहले ओवैसी का एक वीडियो उनके ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर हिजाब विवाद को हवा देने की कोशिश की है। लगातार ओवैसी भी हिजाब विवाद को भुनाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि एक दिन एक हिजाबी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और अब फिर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल से, जिसमें कहा गया है कि मैं टोपी भी पहनूंगा, दाढ़ी भी बढ़ाऊंगा और मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं गाड़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फेंक दूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो अपने गरीब के आगे। दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे। और कर्नाटक के बाद हिजाब का मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। इसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक निजी स्कूल में भी देखने को मिला। यहां दर्जनों लोगों ने गुरु नानक स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया कि छात्राएं स्कूल में हिजाब पहनकर आती हैं और पढ़ाई करती हैं, जबकि प्रशासन ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि हमारे स्कूल में पूरी तरह से ड्रेस कोड लागू है। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ ड्रेस कोड इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी। सबको ड्रेस में आना रहता है और कोई भी यहाँ पे वो धारण करके नहीं आते बुर्का, बिल्कुल नहीं। ये बच्चे ऐसे ही अपना कहानियाँ बना रहे हैं कि ऐसा बुर्का पहन के आ रही हैं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आखिर ये लोग विरोध कर रहे थे? नहीं, ये तो मैं नहीं जानती इनको कौन है। ऐसे ही चले आ रहे हैं, अपना राजनीति चमका रहे हैं। मैं नहीं जान रही हूँ कौन है ये बच्चे। पहले मेरे पास भी आए थे, मैंने मना किया, फिर दोबारा आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो बाहर तो किसी को रोक नहीं सकती हूँ, जो भी वो कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कुछ वीडियो भी इनके पास में आया है। वीडियो से वो बाहर वो बाहर जो अगर कोई किसी से पूछ रहा है तो कुछ भी कहे तो मैं क्या कह सकती हूँ? खुद वो ड्रेस में है लड़कियाँ। क्लासरूम की बात कर रहे हैं। नहीं, क्लासरूम में भी बुर्खाज अलाउड नहीं है। कर्नाटक में हिजाब का मामला को लेकर के अगर कहा जाए तो पूरी देश में एक तरह से आग कर लग गई है। इस समय आपको मौजूद है, देख सकते हैं, साफ तौर पर गुरु नानक इंग्लिश स्कूल के पास में, और यहाँ पर कुछ बच्चे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये विरोध कर रहे हैं कि हिजाब पहन करके बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अचानक से पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हिमांशु है। तो आज किस तरह का आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? ये देखिए, हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में हमारे जो भाई बहन जिसमें पढ़ते हैं उसमें, और हमारे क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, उसमें बच्चे ये अचानक जो कर्नाटक इशू के बाद जो हिजाब चला है, इसमें बच्चों का वो असर ना पड़े, वो कम्युनल रंग ना दिया जाए। यहाँ पे शिक्षा का ये मंदिर है, इसको शिक्षा का ही रहने दिया जाए। बच्चों का यूनिफॉर्म होता है क्योंकि उनके अंदर जाति, रंग, भेद, धर्म से ऊपर उठकर वो सभी एक जैसे दिखे, पढ़ाई करें, समानता के बारे में सीखें और शांति और प्रॉस्पेरिटी के बारे में किस प्रकार अपने देश बनाया जाए उसके सीखें। ये अचानक से जो कम्युनल रंग कौन दे रहा है, बच्चों को बरगला कौन रहा है, और उसके बाद अगर बच्चे हिजाब में अंदर आते हैं तो उनको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना चाहिए, उनका कर्तव्य है उनको रोकना। तो आखिर ये चीज़ें यहाँ क्यों हो रही हैं? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को हम निवेदन करने आए हैं कि कृपया, मैडम आदरणीय निर्मला राठौर जी से मेरी बात हुई, वो कहती हैं कि हमारे यहाँ हिजाब अलाउड नहीं है, तो फिर अचानक से ये चीज़ें हमारे यहाँ आखिर क्यों हो रही हैं? और वो अलाउड नहीं है तो उनको रोकना चाहिए बच्चियों को। आप जब स्कूल के पास में आए, जो आप बता रहे हैं कि मेरे पास में वीडियो है, क्या वो स्कूल के बच्चों का है? स्कूल के हम आदरणीय निर्मला राठौर जो यहाँ की प्रधानाचार्य हैं, उनसे मैं मिला। उन्होंने वीडियो में भी वो स्पष्ट कह रहे कि हमारे यहाँ अलाउड नहीं, ड्रेस कोड में हिजाब है ही नहीं, हमारे अलाउड नहीं है। ठीक है, वो कहे कि ठंड की वजह से हो सकता पहन के आई हूँ, लेकिन बच्चियाँ बोलेंगे नहीं, ड्रेस हम तो क्लासरूम में पहन के आ रहे हैं हिजाब, और प्रिंसिपल ने हमें अलाउ किया है। वो वीडियो भी स्कूल के जो बुर्का पहन के आ रही हैं हमारी बहनें, वो लोग बोल रही हैं। तो स्कूल का जो है दायित्व है, जिम्मेदारी है कि सभी लोग, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, वो जाति, रंग, भेद, धर्म से ऊपर उठकर यहाँ पढ़ाई करें। देश में एकता कैसे हो, सद्भावना कैसे हो, उसके बारे में यहाँ बातचीत करें। यहाँ कम्युनल और धार्मिक उदंडता, इस चीज़ें बातें नहीं होनी चाहिए। गुरु नानक वेक अप।
लेकिन अभी जो प्रिंसिपल से बात हुई है, उन्होंने तो कहा कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, आप लोग बिना वजह का जो है मैंने मीडिया कर्मियों को, जितने हमारे मीडिया के सहयोगी हैं, सबको मैंने वो वीडियो भेज दिया जिसमें आदरणीय निर्मला राठौर जी भी बोल रही हैं और जिसमें वो बच्ची जो बहन है हमारी, जो बुर्का पहन कर आई है, वो बहन भी बोल रही है कि हमें अलाउ किया गया है। तो वो वीडियो मैंने भेज दिया है, वो सभी आप लोग देखें। स्कूल के छात्र हैं? नहीं, मैं स्कूल का छात्र नहीं हूँ, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उससे इस क्षेत्र पे असर पड़ता है। आप इसमें क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ की शांति और सद्भावना पे वो असर पड़ता है। तो इस स्कूल में वही पढ़ाई, मेरे छोटे भाई बहन पढ़ते हैं। मैं यहाँ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। गुरु नानक वेक अप। ये जो है कुछ स्टूडेंट हैं जो विरोध करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि अभी इस बाबत जो है स्कूल के प्रिंसिपल से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। देख सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पे भी पहुँच चुकी है, लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। तो जिस तरह से हिजाब का मामला अगर कहा जाए तो पूरे जो है देश में जो है फैल चुका है, तो इसको लेकर के जो है यहाँ पर जो है लोग यहाँ विरोध करने के लिए पहुँचे हैं। और अब बात एक बड़ी खबर की। बांदा में अनुराग ठाकुर का चुनाव प्रचार, फूल मालाओं से अनुराग ठाकुर का किया गया स्वागत। अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर साधा है निशाना। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फूल मालाओं के साथ अनुराग ठाकुर का स्वागत किया गया है। चौथे चरण के मतदान के लिए अनुराग ठाकुर यूपी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का एक बार फिर दावा किया गया है। अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि इस बार फिर जो है बीजेपी की ही सरकार आएगी। इस दौरान बांदा में मौजूद थे अनुराग ठाकुर। मैं सबसे पहले तो बुंदेलखंड के अपने सभी भाई और बहनों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने सदा भारतीय जनता पार्टी का 2017 में भी और 2019 में भी एक तरफा समर्थन किया, आशीर्वाद दिया और इस बार की लहर भी बताती है कि बुंदेलखंड में पूरे में कमल कमल और केवल कमल ही खिलने वाला है। और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बड़ा बयान सामने आया है। आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे, कुछ अहम सुराग मिले हैं, जल्द ही नतीजे पर पहुंचेंगे। तो कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर्षा के मर्डर में 5 लोग शामिल थे और जांच के बाद सच सामने आएगा। मर्डर को हिजाब मामले से जोड़ना सही नहीं है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर्षा मर्डर मामले में बयान सामने आया है। बसवराज बोम्मई जो कि सीएम है कर्नाटक के, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ अहम सुराग मिले हैं और इसके साथ ही गृह मंत्री जो कर्नाटक के गृह मंत्री है डॉक्टर जी परमेश्वर, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 5 लोग शामिल हैं हर्षा मर्डर में, लेकिन इस मर्डर को हिजाब मामले से जोड़ा जाना सही नहीं है। तो हर्षा मर्डर मामले में कुछ सुराग मिलने की बात सीएम बोम्मई ने कही है। बड़ा बयान सामने आया है कर्नाटक के सीएम का और साथ ही साथ कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर का भी बयान सामने आया है। सीएम बोम्मई ने कहा कि बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी आरोपियों की, कुछ अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही नतीजे पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री परमेश्वर ने भी कहा है कि 5 लोग शामिल थे हर्षा मर्डर में। तो बड़ी खबर, हर्षा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर्षा हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। हर्षा हत्याकांड मामले में अब पुलिस को कामयाबी मिली है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर और कर्नाटक के सीएम बोम्मई दोनों का ही बयान भी सामने आया है। चलिए अब चुनावों की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज प्रयागराज दौरा है। 2:30 बजे दक्षिण विधानसभा के मीरापुर में जनसभा करेंगी। 3:45 पर उत्तर विधानसभा के कटरा में करेंगी जनसभा। चौथे चरण के मतदान के लिए तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने अब
रुख कर लिया है उन तमाम सीटों का जहां चौथे चरण में मतदान होने वाला है। तमाम स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज प्रयागराज का दौरा है। यहां पर करीब 2:30 बजे वो दक्षिण विधानसभा के मीरापुर में जनसभा करेंगी और उसके बाद 3:45 पर उत्तर विधानसभा के कटरा में जनसभा करेंगी। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रयागराज में जनसभा, केपी कॉलेज मैदान में जनसभा को करेंगी मायावती। बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे मायावती। प्रयागराज में 27 फरवरी को मतदान होना है। तो चौथे चरण के मतदान के लिए तमाम पार्टियां दमखम लगा रही हैं। इसी कड़ी में बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने वाली हैं मायावती। प्रयागराज का दौरा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। प्रयागराज में 27 फरवरी को चौथे चरण में मतदान होना है और इसी कड़ी में मायावती प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गया है चौथे चरण का सिलसिला। वैसे तो सियासी दल कई दिनों से ही चौथे चरण की सीटों पर प्रचार कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे प्रचार थमने का वक्त नजदीक आता जा रहा है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पीएम मोदी ने हरदोई और उन्नाव से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव ने रामनगरी अयोध्या से बड़ा पलटवार किया। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद अब यूपी की चुनावी लड़ाई चौथे चरण में प्रवेश कर गई। चुनाव प्रचार थमने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, लिहाजा सभी सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी ने भी मौकों की नजाकत को समझते हुए ब्रांड मोदी को भुनाने की पूरी कोशिश की। पीएम मोदी ने हरदोई के चुनावी मंच से विपक्ष को निशाने पर लिया। वैसे तो पूरे भाषण के दौरान पीएम मोदी ने बीएसपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, लेकिन पीएम मोदी का मुख्य निशाना समाजवादी पार्टी पर रहा। पीएम मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। चौथे चरण में यूपी के उन्नाव में भी वोटिंग होनी है। उन्नाव में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर कमल खिलाया था सन 2017 में, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश क्लीन स्वीप की है। लिहाजा पीएम मोदी ने उन्नाव से अखिलेश यादव के समाजवाद पर सीधे सीधे हमला बोल दिया। यूपी के चौथे चरण की वोटिंग 23 फरवरी को होनी है, जिसमें विधानसभा की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने सहयोगियों समेत 60 में से 52 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के खाते में 2-2 सीट आई थी। साफ है कि पिछले चुनावों में तो कमल का फूल विरोधियों पर भारी पड़ा था, लेकिन बीते 5 सालों में कई मुद्दे ऐसे आए जिसकी वजह से इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। वैसे तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन सियासी पंडित मानते हैं कि मिशन 2022 में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। चौथे चरण की लड़ाई बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ अवध में होनी है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सैफई में वोट डालने के बाद अयोध्या पहुंच गए और बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। तीसरे चरण के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसके बाद यूपी का चुनावी संग्राम चौथे चरण की तरफ बढ़ चला है। जिससे पहले सियासी दलों की जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। अयोध्या से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार किया तो इसका जवाब समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने जम्मू से दिया। चौथे चरण के साथ ही साथ बीजेपी ने आगे के चरणों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। यूपी के देवरिया में चुनाव तो 6वें चरण में 3 मार्च को होने हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी से चुनावी मंच से समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। देवरिया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से कर दी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी 4 चरण की वोटिंग बाकी है। 23 फरवरी को अगले दौर की वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक हवा किसकी चल रही है इसका ठीक अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा। ये बात अलग है कि हर सियासी दल अपनी जीत के दावे कर रहा हो। कोई कह रहा है साइकिल का लखनऊ पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया,
तो कोई कह रहा है कि समाजवादी साइकिल लखनऊ पहुंचने से पहले ही पंचर हो गई है। किसी को लगता है कि सीटों का नफा नुकसान हो सकता है, लेकिन आएंगे तो योगी ही। और कोई सच्चाई से स्वीकार कर रहा है कि लड़ाई वास्तव में बहुत ही रोमांचक है। खैर, चुनावी नतीजों से 10 मार्च को पूरी तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार यूपी का योद्धा कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।